कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी बिल्डिंग को दिखाते हुए, जहां इंडोनेशिया के कुछ सबसे बेरहम और खतरनाक अपराधी रहा करते थे। हम तामा रियादी नाम के क्राइम लॉर्ड को देखते हैं, जो अपने किराएदारों को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि उन्होंने उसके धंधे में दखल देने की कोशिश की थी और कई महीनों से कमरे का किराया भी नहीं चुकाया था। कोई और ऐसा ना करे, इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी है, ये सोचकर तामा उन सबको एक एक करके मार डालता है। पर जब आखिरी वाले को मारने की बारी आई तो उसकी गोलियां खत्म हो गईं। डर के मारे उस आदमी के हाथ पैर कांप रहे थे, पर तामा उसे कहता, इतना क्यों घबरा रहा है, शुक्र मना तू अभी जिंदा है। इसके तुरंत बाद उसने एक ड्रॉअर खोला जिसमें कुछ और बुलेट्स और एक हथौड़ा रखा हुआ था। पर तामा गोलियां न उठाकर उसे मारने के लिए उस हथौड़े को चुनता है और फिर उसे उसी हथौड़े से पीट पीट कर बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं, जो खुद को एक बेहद खतरनाक मिशन के लिए तैयार कर रहा था। वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है और उनसे वादा करता है कि मैं उसे वापस ले आऊंगा, और बस इतना कहकर वो चला गया। उसे एक स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल किया गया था, जिनका मिशन था तामा रियादी की बिल्डिंग में घुसकर उसे अरेस्ट करना। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। उनका कैप्टन ईतो उन्हें बताता है कि ये इंसान अंडरवर्ल्ड की बहुत बड़ी हस्ती बन चुका है। सुपारी लेने वाले, गैंगस्टर्स, ड्रग डीलर्स सब उसे अपना भगवान मानते हैं। पिछले 10 सालों में एक भी पुलिस वाला उनकी बिल्डिंग में नहीं घुस पाया है। अब तक ये नहीं पता चला कि उसके सर पर किसका हाथ है। वो हर क्रिमिनल को अपनी बिल्डिंग में ऐसे पनाह दे रहा है जैसे कोई मकान मालिक अपने घर को किराए पर चढ़ा रहा हो। पर आज हम इस गंदगी को साफ कर देंगे। इसके बाद सब एक एक कर ट्रक से नीचे उतरते हैं। ईतो लेफ्टिनेंट फ्रेड से पूछता है, सर हमारी बैकअप टीम कहाँ है? उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। उनके बिना हम अंदर तो चले जाएंगे, पर बाहर आना मुश्किल होगा। पर फ्रेड उसे झूठ बोलता है कि वो किसी भी वक्त आते ही होंगे। फिलहाल उनके पास 20 ऑफिसर्स की टीम थी, जिसमें से 10 पीछे से और 10 लोग आगे से उनकी बिल्डिंग में घुसते हैं। अंदर घुसते ही उन्होंने एक लड़के को देखा जो आराम से बैठकर टीवी देख रहा था। एक ऑफिसर दबे पांव उसके पीछे से आया और उसे मार डाला। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाइयां ले जा रहा था। एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी सैम उसे रोक लेता है। उसने कहा, शक्ल से ये उनमें से नहीं लगता है, इसे छोड़ देते हैं। पर ईतो जानता था कि उनकी एक गलती से ऊपर रह रहे गैंगस्टर चौकन्ने हो सकते थे, इसलिए वो उस आदमी को अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद वो बेहद सावधानी से अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने पहली मंजिल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, जो देख के गैंगस्टर भागने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही वो लोग उसे धर दबोचते हैं। कुछ ऑफिसर्स पहले फ्लोर पर ही रुकते हैं और बाकी के ऊपर जाते हैं। दूसरी मंजिल पर उन्हें एक नशेड़ी मिला जो पता नहीं कितने महीनों से खुद को यहाँ बंद किए हुए था। अरेस्ट करते वक्त उसने डर के मारे वहीं अपनी चड्डी खराब कर ली, जो देख एक ऑफिसर उल्टी कर देता है। इसके बाद वो तीसरे फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ एक और क्रिमिनल नींद में घोड़े बेचकर सो रहा था। उन्होंने उसे भी पकड़ लिया और उसे हथकड़ी पहनाकर 2 गार्ड्स को उस पर नजर रखने को कहा। इसी तरह वो चौथे फ्लोर पर जाते हैं, फिर 5वें और फिर 6ठे। लेकिन हर मंजिल के साथ खतरा बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स में इंडोनेशिया के सबसे बेरहम और खतरनाक क्रिमिनल्स रहते थे। वहाँ इतना सन्नाटा था कि उन्हें बस अपने कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मानो ये सन्नाटा उन्हें आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा हो। इसी बीच उन्होंने किसी के फ्लश करने की आवाज सुनी। एक लड़का टॉयलेट से बाहर निकलता है और वो अपने कच्छे का नाड़ा बांध ही रहा था कि तभी उसने पुलिस को देखा, जो उस पर बंदूक ताने खड़ी थी। ईतो जानता था कि थामा इन बच्चों को खबरी की तरह इस्तेमाल करता है। अगर ये भागा तो उनमें से कोई जिंदा नहीं लौटेगा। ईतो बोला, हिलना मत, कोई चालाकी नहीं। उसने अपने लोगों को भी इशारा किया कि वो अपनी बंदूकें थोड़ी नीचे कर लें, ताकि बच्चा डरकर भागने की कोशिश ना करे। हालांकि होता इसका उल्टा है। वो बच्चा दौड़कर दरवाजा बंद कर देता है, पर तभी फ्रेड ने गोली चलाई, जो उस लोहे के दरवाजे को चीरते हुए सीधे उसकी गर्दन में जा लगी और वो मर गया। ईतो बोला, आपने उस बच्चे को क्यों मारा? पर उसने कहा, और मैं क्या करता। हालांकि उसे मारने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने गोली लगने से पहले अपने दोस्त को पुलिस के बारे में बता दिया था। वो दूसरा लड़का भागकर सबको अलर्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद सब उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़े। पर इससे पहले वो उसे पकड़ पाते उसने सेफ्टी अलार्म प्रेस कर दिया, जिससे सबसे ऊपर बैठे थामा को पता चल गया कि उसके इलाके में बिन बुलाए मेहमान आए हैं। उसने अपने आदमी से कहा, बिल्डिंग का सारा कम्युनिकेशन काट दो और मेन गेट पर ताला लगा दो, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद उसने अपने कुछ लोगों को फोन लगाया और उन्हें तैयारी करने को कहा। हम 2 शार्प शूटर्स को देखते हैं, जो दूसरी बिल्डिंग में छुपकर तामा की बिल्डिंग की निगरानी करते थे। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और बाहर तैनात गार्ड्स को एक एक कर मौत के घाट उतारने लगे। एक ऑफिसर देखने के लिए कि क्या हो रहा है खिड़की से बाहर झांकता है, पर उनका निशाना इतना तेज था कि उन्होंने उसे भी गोली मार दी। दूसरा गार्ड मदद के लिए उसके पास गया, पर उस क्रिमिनल ने उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाया और अपने लचीले हाथों को अपने पीछे से घुमाते हुए खुद को छुड़ा लिया। फिर उसने बड़ी चालाकी से टेबल के नीचे से एक धारदार हथियार निकाला और उस गार्ड को मार दिया। उधर हम 2 और ऑफिसर्स को देखते हैं, जो ट्रक में बैठे मिशन के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे।
पर तभी एक गोली शीशे को चीरते हुए उसकी गर्दन में जा घुसी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा गार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही हाथ में AK-47 लिए कुछ गैंगस्टर उसके सामने आए और उसे भी उस दूसरे गार्ड समेत गोलियों से छल्ली कर दिया। वो ट्रक को बुरी तरह डैमेज कर देते हैं और मेन गेट पर ताला मार देते हैं ताकि कोई बाहर ना जा सके। इसी बीच हम उस फर्स्ट फ्लोर वाले क्रिमिनल को देखते हैं जो खून में लथपथ दौड़ते हुए ऊपर आता है। उसने कहा, ऑफिसर मेरी मदद करो, पर ये उसके मगरमच्छ के आंसू थे। उसके हाथ में बंदूक थी जिससे वो उसे गोली मार देता है। पास लगे माइक से उसने तामा को इन्फॉर्म किया कि 5th फ्लोर क्लियर है, वो सब 6th फ्लोर पर हैं। तामा एक बटन दबाकर 6ठे फ्लोर की लाइट्स बंद कर देता है। वो आदमी जो उन्हें नीचे मिला था उसका रूम वही था, इसलिए वो दौड़कर अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। ईतो नीचे वाले गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि सब मर चुके थे। वो सोच ही रहे थे कि आगे बढ़ा जाए या यहीं से उल्टे पांव भागा जाए कि तभी तामा अनाउंसमेंट करता है कि हमारे घर में कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हैं। यहाँ शांति बनी रहे इसीलिए जरूरी है कि हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करें। और एक और बात, जो कोई भी उन्हें मारेगा उसे फिर कभी किराया नहीं भरना पड़ेगा। अनाउंसमेंट खत्म होते ही सब अपने अपने हथियार बाहर निकालते हैं और नीचे आने लगते हैं। ईतो समझ चुका था कि वह बुरे फंसे हैं। उसने फ्रेड को जल्दी से बैकअप बुलाने को कहा, पर यहाँ फ्रेड उसे एक चौंका देने वाला खुलासा करता है। पता चला कि बैकअप जैसी कोई टीम नहीं थी। असल में ये एक अवैध और अनऑथराइज्ड रेड थी जिसके लिए उसने किसी से परमिशन नहीं ली थी। फ्रेड बताता है कि ऊपर के सारे अधिकारी करप्ट हैं। अगर उन्हें इस मिशन के बारे में पता चलता तो हम कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इन लोगों ने हमें फर्स्ट फ्लोर पर ही मार दिया होता। ये सुनकर ईतो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब यह मिशन किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। उधर अंधेरे में कुछ ऑफिसर से गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि ठीक उनके ऊपर थामा के गुंडे हथियार लेकर खड़े हैं। अगर वे जानते कि पुलिस कहाँ है तो कब का गोली चला चुके होते। पर एक पुलिस वाले ने जैसे ही दरवाजे का लॉक तोड़ने के लिए गोली चलाई, उससे निकली चिंगारी से होने वाली तेज रोशनी से उन्हें उनकी पोजीशन का पता चल गया। बस फिर क्या था, ऊपर छुपे गुंडों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने उन पर इतनी गोलियां बरसाई कि पूरा कॉरिडोर लाशों से भर गया। ये लोग इतने खतरनाक थे कि मरते मरते भी एक आध को मारकर ही जाते हैं। पुलिस ने भी अपने बचाव में जवाबी गोलीबारी की, पर उन्हें जल्दी समझ आ गया कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। उधर हम थामा के राइट हैंड एंडी को देखते हैं जो बोला, अब ये क्या नया तमाशा है, उन पर हमला करने के ऑर्डर्स किसने दिए। वो मैड डॉग से बहस करने लगता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लोग अपने साथ बैकअप न लेकर आए हों। अगर ऐसा हुआ तो ये लोग उनके सारे किराएदारों को मार देंगे। पर थामा उसे कहता है, एक बार इनकी शक्लें देखो, साफ पता चल रहा है कि इनके पास कोई बैकअप नहीं है। तुम चिंता मत करो, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ होगी तो सिर्फ उन्हें, क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्होंने किस सांप के बिल में हाथ डाला है। एंडी ने जब गौर से देखा तो उसे उन ऑफिसर्स के बीच कोई ऐसा दिखाई दिया जिसे वो जानता था, पर वो थामा को उसकी कानों कान खबर नहीं लगने देता। वहीं दूसरी ओर ईतो अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। सभी जल्दी से कमरे में घुस गए, लेकिन जल्दबाजी में उनमें से एक ऑफिसर खिड़की के बहुत पास चला गया जिसे थामा के स्नाइपर्स गोली मार देते हैं। दरवाजे पर गुंडे थे और खिड़की से बाहर वो जा नहीं सकते थे। इससे पहले और भी लोग वहां आते, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। सैम दीवारों और फर्श पर लात मारकर रास्ता खोजने की कोशिश करता है और कमजोर हिस्सा पाते ही उसने कुल्हाड़ी से फर्श को काटना शुरू कर दिया। जल्द ही वो नीचे जाने का रास्ता बना देता है, पर वहाँ भी कई लोग थे जिन्होंने एक साथ उन पर हमला कर दिया। सैम सबको शूट कर देता है और बाकी ऑफिसर्स ने भी एक एक कर सबको ठिकाने लगा दिया। इसी बीच ऊपर का दरवाजा तोड़ कई लोग अंदर घुस जाते हैं, पर एक ऑफिसर ने हिम्मत जुटाई और उनमें से कुछ को उठाकर सीधे खिड़की से नीचे फेंक दिया। उन्होंने दरवाजे पर गोलियां चलाई जिससे बाहर खड़े कई हमलावर मारे गए। इसी बीच एक आदमी ने सैम की तरह फर्श को तोड़कर नीचे जाने के लिए रास्ता बनाने की सोची, पर गैंगस्टर्स उनकी चाल समझ चुके थे। इस बार वो नीचे से फायरिंग करते हैं जिससे उनकी चलाई गोलियां लकड़ी को चीरते हुए उसे लग जाती हैं। बाहर निकलने का कोई और रास्ता न पाकर सैम एक चालू गैस सिलेंडर को बाहर निकालता है और उसे एक फ्रिज में डालकर उसे घसीटते हुए दरवाजे से भिड़ा देता है। इसके बाद उन्होंने सिलेंडर का मुंह दरवाजे की ओर कर दिया और उन्होंने जैसे ही बाहर से फायरिंग की, एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें उन सब की मौत हो जाती है। सीसीटीवी पर ये सब देख थामा कुछ सेकंड्स के लिए हैरान रह जाता है। उसने पूछा, ये क्या था, हमारा कितना नुकसान हुआ है। एंडी उसे बताता है कि 2 कमरों की हालत बहुत खराब है और दीवारें उनके खून से रंगी हैं जो हमें किराया दिया करते थे। थामा बोला, अपने आदमियों को लेकर उनके कमरे में जाओ, खून के धब्बे मिटाओ और दीवार साफ करो। उसके ऑर्डर पर कुछ लोग नीचे जाते हैं और उन लोगों को मार डालते हैं जो लड़ने के लायक नहीं बचे थे। उधर सैम को जब होश आया तो वो आगे बढ़कर कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश करता है, पर तभी ईतो ने उसे इशारा करके ऐसा करने से रोक लिया। इसके बाद सैम दबे पांव आगे बढ़कर अपने जिंदा साथियों की मदद करता है। उसने ऊपर चढ़ने के लिए एक स्टूल लगाया और सब एक एक करके फिर एक बार ऊपर की ओर जाने लगे। उधर वो गुंडे मवाली उन्हें ढूंढते हुए उस रूम तक पहुंच गए थे, पर खुशकिस्मती से ऐन मौके पर वो सब वहां से निकलने में कामयाब रहे। इसी बीच हम एंडी और मैड डॉग को देखते हैं जो उन्हें ठिकाने लगाने के लिए नीचे आ रहे थे।
एंडी बोला तुम लोग सीढ़ियों से जाओ, मैं लिफ्ट से आता हूँ। पर मैड डॉग उसे अकेले नहीं जाने देता और मदद के लिए उसके साथ अपने 2 लोगों को भेजता है। उधर वो गुंडे कमरे का कोना कोना छान मारते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता। उनकी नजरें हर जगह गईं, बस सही जगह नहीं, क्योंकि कुछ ही दूरी पर ईतो फ्रेड के साथ एक दीवार के पीछे छुपा बैठा था। उनमें से एक दीवार पर ब्लेड मारता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। आवाज तेज होती देख ईतो चाकू निकालता है और हमले के लिए तैयारी था कि तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज दी और वो तुरंत वहीं से वापस मुड़ गया। इसी बीच सैम अपने घायल साथी को लेकर उस आदमी के पास जाता है जिससे वो नीचे मिले थे, पर उसका साथी उसे उसके पास ले जाने से मना करता है क्योंकि वो जानता था कि वो उनकी मदद नहीं करेगा। पर फिर भी सैम उसके पास जाता है क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो आगे बढ़ ही रहते कि तभी एक आदमी उन पर हमला कर देता है। उससे निपटते ही एक और आदमी उन पर टूट पड़ा। उससे पीछा छूटा तो फिर एक और फिर एक और इस तरह देखते ही देखते पूरा कॉरिडोर उसे मारने आए लोगों की लाशों से भर जाता है। इसी बीच उसका साथी भी एक को चाकू से गोद गोद कर मार डालता है। सैम अकेले उन सबसे फाइट करता है, पर उस बिल्डिंग में इतने लोग थे कि उनसे लड़ना उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। वो अपने साथी को लेकर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कांपते हुए हाथों से गन लोड कर रहा था, क्योंकि उसने भी आज से पहले ऐसा फाइटर नहीं देखा था जो एक साथ इतनों से लड़ा हो। उसने हमला किया पर सैम बच जाता है और फिर सैम उसकी गर्दन पर गोली मार देता है। तभी उसने और लोगों के कदमों की आवाज सुनी जो उसी की ओर आ रहे थे। सैम जल्दी से दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, पर उस आदमी की बीवी उसे दरवाजा खोलने से मना करती है क्योंकि इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। सैम बोला वो लोग नजदीक आ रहे हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दो। वो आदमी काफी सोचता है पर आखिर में उसने दरवाजा खोल दिया। जब तक वो गुंडे कॉरिडोर में पहुंचे वो गायब हो चुके थे, पर वो जानते थे कि इस बिल्डिंग का सबसे शरीफ आदमी यही है, इसलिए वो बिना देर किए उसके कमरे की ओर जाते हैं। उधर वो आदमी जल्दी से उन दोनों को अपने फ्लैट में बने एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपा देता है। उसने चैन की सांस ली ही थी कि तभी वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। उनमें से एक बोला तूने यहाँ किसी को छुपाया तो नहीं? वो बोलता है नहीं, यहाँ सिर्फ मैं और मेरी बीमार बीवी रहती है। पर उसे लगा कि वो झूठ बोल रहा है, जिसके बाद वो अपने लोगों को फ्लैट का चप्पा चप्पा छानने को कहता है। वो गुंडे तलाशी लेने के बहाने उसके घर में तोड़फोड़ करते हैं और इसी बीच उस आदमी की नजर दीवार पर पड़ी जो उसे थोड़ी सी अजीब लग रही थी। उसने बिना सोचे उसमें तलवार घुसा दी और पाया कि दीवार तो खोखली थी। इसके बाद वो फिर से अंदर तलवार मारता है, जो देख सैम और उसके साथी के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। वो जल्दी से पीछे हटने लगते हैं, पर उसके आखिरी वार में तलवार सैम के गालों को चीरते हुए आर पार चली गई। सैम को बहुत दर्द हो रहा था, पर बावजूद इसके उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली। इससे पहले वो अगला वार करता, उस आदमी ने समय रहते उनका ध्यान भटका दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर सैम उस ब्लेड को अपने चेहरे से दूर करता है और उसे ऐसे पकड़ता है कि उसे बाहर निकालते वक्त उस पर लगा खून साफ हो जाए। कुछ न मिलने पर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर उनका ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं था। सैम के दोस्त को गोली लगी हुई थी जिस वजह से वो चल नहीं सकता था। उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए सैम एक चम्मच को गर्म करके अंदर फंसी बुलेट को बाहर निकालता है। उधर हम एंडी को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ लिफ्ट में था। उसे चाकू निकालता देख उनमें से एक बोला ये क्या कर रहे हो, पर वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही एंडी उन्हें मौत के घाट उतार देता है। उसके ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, वरना वो कभी अपने ही लोगों को धोखा नहीं देता। सैम देखता है कि थामा के लोग उनके ट्रक को ले जा रहे थे और तो और उन्होंने सबकी लाशों को इकट्ठा कर उसमें आग लगा दी ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। सैम बोला मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ बताओ, मुझे उसे हर हाल में पकड़ना है। वो आदमी कहता है थामा का पूरा कंट्रोल है इस जगह पर। ऊपर बैठकर वो इस बिल्डिंग के कोने कोने पर नजर रखता है। यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। वो ये भी बताता है कि जिस आदमी को तुम लोग फ्रेड बोल रहे थे उसे मैंने पहले भी यहाँ देखा है। जितना मैं इस बिल्डिंग के बारे में जानता हूँ उतना वो भी जानता है। हो सकता है कि सब उसी की चाल हो। वैसे भी कौड़ियों के दाम बिकते हैं तुम्हारे ये सारे पुलिस वाले। सैम कहता है हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता। अपने दोस्त को वहीं छोड़कर सैम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर कुछ कदम चलते ही उसे किसी के चीखने की आवाज आई। इससे पहले वो कुछ सोच पाता है एक आदमी अचानक से उसके सामने आ धमका। उसने जैसे ही उसे देखा वो चिल्लाकर शोर मचा देता है, जिसके बाद सारे हमलावर उसके पीछे पड़ गए। एक ने उसे पकड़ लिया, पर सैम उसे उठाकर नीचे फेंक देता है जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। एक उस पर धारदार ब्लेड से हमला करता है तो वहीं दो लोग जल्दी से ऊपर चढ़कर उसका रास्ता ब्लॉक करने की सोचते हैं। सैम अपनी पूरी जी जान लगाकर भागता है, पर जल्द ही वो डेड एंड तक पहुंच गया। अब वो हर तरफ से घिरा हुआ था, जिसका मतलब अब वो भाग नहीं सकता, उसे लड़ना ही होगा। सब एक साथ उस पर टूट पड़े, पर सैम उन सबसे अकेला फाइट करता है। इसी दौरान एक ने उसकी टांग पकड़ ली और दूसरे को उसे काटने को कहा, पर सैम मौका रहते बच निकला। वो हथियार उठाने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे बार बार पीछे खींच ले रहे थे। अब सैम को गुस्सा आ गया था। वो एक को उठाकर उसकी गर्दन को सीधा नुकीली लकड़ी के सिरे में दे मारता है और दूसरे को भी उसने तब तक पीटा जब तक वो जमीन पर गिरकर ढेर नहीं हो गया। आखिर में सिर्फ एक बचा, पर वो बहुत ताकतवर था।
दोनों के बीच बहुत ब्रूटल फाइट होती है, पर सामने वाला हार मानने को तैयार ही नहीं था। उसे कितना भी मारो वो बार बार उठ जाता था, जिसके बाद आखिर में सैम उसे अपने साथ लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो नहीं बच पाया, पर सैम अभी भी जिंदा था। थामा के स्नाइपर्स उस पर फायरिंग करते हैं, पर उनसे बचते हुए वो फिर से अंदर आ गया। सैम को बहुत चोट आई थी, पर इसके बावजूद भी वो अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ता रहा। इससे पहले वो पकड़ा जाता, कोई उसे अंदर खींचकर उसकी जान बचा लेता है, और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि एंडी था। उधर हम ईतो को देखते हैं, जो समझ गया था कि ये सब फ्रेड ने किया है। वो पूछता है, तुम्हें ऑर्डर्स किसने दिए थे? किसके कहने पर तुम हमें यहाँ लाए? फ्रेड झूठ बोलता है कि ये मेरे ऑर्डर्स थे, पर ईतो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी ऐसे मिशन के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था, क्योंकि वो सब डिपार्टमेंट के कुछ गिने चुने ईमानदार लोगों में से एक थे। ईतो समझ गया कि वो यहाँ तामा को अरेस्ट करने नहीं आए थे, वो यहाँ किसी के फायदे के लिए आए थे। वो फ्रेड से पूछता है, कौन है वो जिसने हमें इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया? पर फ्रेड कहता है, मर जाऊंगा पर उसका नाम नहीं बताऊंगा। उसी वक्त ईतो ने फैसला कर लिया कि यहाँ से बाहर निकलते ही वो उसे हर हाल में सलाखों के पीछे डालेगा। अब तक वो सिर्फ यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, पर ऐन मौके पर उसने अपना प्लान बदल दिया। वो बोला, अब हम ऊपर जा रहे हैं, जो करने आए थे उसे पूरा करेंगे, और उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। जैसे ही उसने गेट खोला, अचानक मैड डॉग उस पर हमला कर देता है। दोनों ने अपने अपने हथियार निकाले, पर तभी वहाँ और लोग आ जाते हैं, जो देख फ्रेड वहाँ से भाग गया। ईतो अपने साथी को उसका पीछा करने को कहता है, और अब मैड डॉग और वो अकेला था। मैड डॉग चाहता तो बस एक ही गोली में उसका खेल खत्म कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो उसे चाकू नीचे रखने को कहता है, और फिर उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा लॉक कर देता है। इसके बाद उसने अपनी बंदूक नीचे की और उसकी गोलियां निकालने लगा। वो बोला, मुझे हथियार बिल्कुल पसंद नहीं, इनसे लड़ने में मजा नहीं आता। ट्रिगर दबाओ और खेल खत्म। पर मैं लड़ने का शौकीन हूँ, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हाथों का इस्तेमाल हो, तभी तो खेल का मजा है, और ऐसा ही खेल मैं तेरे साथ खेलूंगा। बस इतना कहते ही मैड डॉग उस पर टूट पड़ा। उसने ईतो पर लगातार लात घूंसे बरसाए, जिनके लिए ईतो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ईतो लड़ने की कोशिश करता है, पर उसने उसे दीवार में दता दता के मारा। उसकी ताकत के सामने वो कमजोर पड़ रहा था। हालांकि फिर भी उसने हार नहीं मानी और लड़ता रहा। ईतो ने उसे उठाकर पटक दिया और उसका गला दबाने की कोशिश की, पर मैड डॉग उसकी खोपड़ी पर एक जोर की लात मारता है, जिससे वो पूरा हिल गया। होश संभालते ही ईतो एक बार फिर उसका दम घोटने की कोशिश करता है, पर तभी मैड डॉग ने उसका मुंह दबोच लिया, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। दोनों एक बार फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, पर आखिर में मैड डॉग उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। इतनी चोटों के बावजूद वो दोबारा से उठता है, पर मैड डॉग ने उसे फिर से जमीन पर पटक दिया। अब ईतो में जरा भी जान नहीं बची थी। मैड डॉग ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे कसकर जकड़ने लगा। ईतो ने उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, पर अब उसमें और जान बाकी नहीं रह गई थी। आखिर में मैड डॉग ने एक झटके से उसकी गर्दन तोड़ दी और उसे मार डाला। इसी बीच एंडी सैम से पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? जानता नहीं है कितनी खतरनाक जगह है। पता चला कि एंडी और सैम दोनों सगे भाई थे, पर उन्होंने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था। सैम बोला, वांटेड लिस्ट में तेरा नाम देखकर मेरे तो होश उड़ गए। 6 साल तक तू गायब था और अब मिला तो इस तरह। एंडी चाहता था कि वो अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाए, पर सैम अपने साथियों के बिना कहीं नहीं जाने वाला था। वो उसे भी अपने साथ चलने को कहता है, पर एंडी उसे कहता है कि तू समझ नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं इसी में सही हूँ। बस यही चीज है जो मैं करना चाहता हूँ, और इसी में मेरी पहचान बन चुकी है। वो बोला, वर्दी उतार के जा, शायद तू बच जाए। पर सैम ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो मानता था कि यही वर्दी उनके बीच का फर्क याद दिलाती है। एंडी उसे सब शांत होने तक यहीं रहने की हिदायत देकर वहाँ से चला जाता है। पर जब वो लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, तभी वहाँ मैड डॉग आता है, जो अपने साथ ईतो की लाश लेकर भी आया था। एंडी बोला, तूने गलत आदमी को मारा है, इसे बॉस को देकर क्या करेगा, ये मर चुका है। जिस पर मैड डॉग बोला, ये दिखाकर उन्हें अपनी वफादारी साबित करूंगा। तेरी तरह फट्टू नहीं हूँ जो खाली हाथ लौटूं। उधर सैम जब अपने बचे हुए साथियों को ढूंढ रहा था, तभी उनमें से एक ने उसे पीछे से आवाज दी। सैम बोला, तुम लोगों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, अलग क्यों हुए? जिस पर ऑफिसर उसे बताता है कि सर्जेंट हमें छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद कैप्टन ने मुझे इनकी जान बचाने के लिए भेज दिया। सैम कहता है, यहाँ जितना भी खून बहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब हम ऊपर जाएंगे, जिसे पकड़ने आए थे उसे पकड़ेंगे और फिर उसी का इस्तेमाल करके बाहर निकलेंगे। दूसरी ओर मैड डॉग ईतो की लाश को थामा के सामने पेश करता है। थामा एंडी से पूछता है, तुम क्या लाए हो? उसने उसके हाथ देखे, पर उनमें चोटें तो छोड़ो, खरोच का एक निशान भी नहीं था। थामा बोला, तुम कुछ छुपा रहे हो। एंडी बात घुमाने के लिए झूठ बोलता है कि नीचे 2 ऑफिसर्स और हैं, पर थामा बोला, तुझे लगता है 2 हैं, मुझे लगता है 3 हैं। वो बोला, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 2 की बजाय 3 भी हो सकते हैं। पर बस इतना कहते ही मैड डॉग उस पर हमला कर देता है। थामा ने उसके हाथ में चाकू भोंक दिया और उसे रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहा कि तूने उस पुलिस वाले की मदद की, ये देखने के बाद मेरे हलक से निवाला नहीं उतरा।
तुम इतने साल से मेरे साथ हो, इसके बावजूद ये गलती कैसे हो गई? खैर, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जानने में कि उस कमीने के साथ तेरा रिश्ता क्या है, पर सोचो कितना मजा आएगा जब उसे तेरे सामने मारूंगा। इसी बीच एक आदमी सैम पर फायरिंग करता है, पर सैम ने उसे ठिकाने लगा दिया। 13वीं मंजिल पर कुछ लोग ड्रग्स बना रहे थे। तभी सैम गेट तोड़कर अंदर घुसा और उन सबको एक एक कर मारने लगा। फ्रेड भी एक को पीट पीट कर मार डालता है, पर वहाँ उनकी उम्मीद से ज्यादा लोग थे जो एक साथ उन पर टूट पड़ते हैं। सैम अकेला कईयों को एक साथ संभालता है, पर वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक मरता तो दूसरा आ जाता। उनके पास गन नहीं थी, इसलिए जो हाथ लगा उन्होंने उसे ही अपना हथियार बना लिया। उनमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग था। सैम को उसे मारने में बहुत मुश्किल होती है, पर वो आखिर तक डटा रहा और उसे भी मार डाला। वो दौड़कर ऊपर की ओर जा ही रहे थे कि तभी सैम ने कमरे से किसी की चीखने की आवाजें सुनी। सैम बिना देर किए अंदर आया और पाया कि मैड डॉग उसके भाई को बांधकर बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। मैड डॉग उसे देखकर बिल्कुल भी घबराता नहीं, उल्टा वो बड़े इत्मीनान से एंडी की बेड़ियां ढीली करता है और उसे उसके हाथ खोलने को कहता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि दोनों में कितना दम है। एंडी किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होता है और मैड डॉग जैसे उनके बीच आया, दोनों भाई मिलकर उस पर लात घूंसों की बारिश कर देते हैं। एक रुका तो दूसरा हमला करता है और अगर दूसरा रुका तो पहला, पर इसके बावजूद भी उसे हरा पाना इतना आसान नहीं था। उधर हम फ्रेड को देखते हैं जो 15वें माले तक पहुंच चुका था। गोलियों की आवाज सुनते ही थामा वहां से भागने की कोशिश करता है। वो गन उठाने के लिए ड्रॉअर की ओर बढ़ा ही था कि तभी फ्रेड ने उसे रोक लिया। वो उसे हाथ ऊपर करके सरेंडर करने को कहता है, पर थामा कहता है, लेकिन ऑफिसर मेरा जुर्म क्या है? सब कंट्रोल में आते ही फ्रेड अपना असली रंग दिखाता है और अपने ही ऑफिसर को गोली मार देता है। उस बेचारे ने उसकी 2 बार जान बचाई थी, पर उसे मारने का उसके चेहरे पर रद्दी भर पछतावा नहीं था, क्योंकि वो इस बिल्डिंग से अकेला जिंदा निकलकर मेडल कमाना चाहता था। इसी बीच हम उन दोनों को देखते हैं जो अभी तक मैड डॉग से फाइट कर रहे थे। सैम ने उसे मारने की बहुत कोशिश की और एंडी भी उस पर कई जानलेवा वार करता है, पर मैड डॉग ने उसके सर पर अपना घुटना दे मारा, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। सैम उसे बचाने की कोशिश करता है, पर मैड डॉग उसे भी बुरी तरह पीटता है। वो अकेला उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। मैड डॉग सैम को एक डेडली किक मारने ही वाला था कि तभी एंडी ने उसकी टांग पकड़ ली और उसे उठाकर पटक दिया, पर इसके बाद भी मैड डॉग उसे बहुत मारता है। एंडी ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसका गला घोट ही रहा था कि तभी मैड डॉग उसके सर पर अपनी कोहनी मारकर खुद को छुड़ा लेता है। एंडी उसे दीवार में दता दता के मारता है। दोनों मिलकर एक साथ उस पर कई जानलेवा वार करते हैं, पर मैड डॉग उनके हर वार को बड़े आराम से सह जाता है। इसके बाद मैड डॉग सैम को उठाकर कंक्रीट स्लैब पर पटक देता है। फिर उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे चोक करने लगा। मैड डॉग उसकी गर्दन तोड़ने ही वाला था कि तभी एंडी उसके पीछे पड़े ट्यूबलाइट के टुकड़े को उठाता है और उसे उसकी गर्दन में घुसा देता है। सैम ने उसे बचाने की कोशिश की, पर वो भी आटे में घुन की तरह पीसा जाता है। हालांकि जल्द उसका शरीर कमजोर पड़ गया, जिसके बाद दोनों उस पर भारी पड़ने लगते हैं। आखिर में सैम उसकी कमर तोड़ देता है और फिर उसने उसी कांच के टुकड़े से उसकी गर्दन को चीरकर उसे मार डाला। बाहर निकलते उन्हें फ्रेड दिखा जो थामा के सहारे उस बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने सैम पर गोली चलाई और उसे रास्ते से हटने को कहा। वो बोला, इसे कानून के हवाले करते ही मेरी तरक्की हो जाएगी, पर थामा जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बोला, तुझे क्या लगता है, तू यहाँ आया और किसी को इसका पता नहीं चला होगा? तेरा सीनियर मुझे तेरे यहाँ आने से पहले ही तेरी खबर दे चुका था। तुम्हें क्या लगा मुझे गिरफ्तार करके मेडल लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। वो तुम्हें कभी ऊपर नहीं जाने देंगे। वो तुम्हारी पीठ में छुरा भोंकेंगे। चाहे जो भी कर लो, मरना तो तय है। पर फ्रेड बोला, लेकिन अकेले नहीं। और बस इतना कहकर उसने उसे गोली मार दी। उसने यहाँ तक आने के लिए बहुत गलत काम किए थे। अगर वो यहाँ से जिंदा लौट भी जाता, तब भी उसे अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी पड़ती। वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। उसे मनचाही मौत भी नसीब नहीं होती, क्योंकि बंदूक में गोली नहीं थी। सैम उसे अरेस्ट कर लेता है और एंडी उसे उन सारे पुलिस वालों के खिलाफ सबूत देता है जो पैसों के लिए उनके साथ काम करते थे। वो बोला, थामा रियादी हमेशा से जानते थे कि एक दिन उन्हें टक्कर देने वाला जरूर आएगा, पर वो तुम होगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने सही कहा था कि डिपार्टमेंट में हर कोई बिकाऊ नहीं होता। ये वर्दी तुझ पर अच्छी लगती है। वो बोला, मैंने अपनी मुजरिमों की दुनिया से तुम्हें बचाया, क्या तुम मुझे अपनी दुनिया से बचा सकते हो? पर सैम कहता है कि वो लोग यहाँ आएंगे और इस जगह को मिट्टी में मिला देंगे। अच्छा होगा तब तक तुम यहाँ से निकल जाओ। वो शरीफ आदमी अपने कमरे की खिड़की से उन्हें बाहर जाते हुए देखता है। वो खुश था कि सैम जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।